વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન બન્યા પછી કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સતત 7મી વખત દેશનું બજેટ રજૂ કર્યું હતું। બજેટ જાહેર થયા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી વિનોદ તાવડેએ કેન્દ્રીય બજેટ અંગે સુરત ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી। પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં રાહુલ ગાંધીના ભાષણ તેમજ કોંગ્રેસ સમયના બજેટ અને મોદી સરકારના બજેટમાં કેટલો તફાવત છે તેની વિસ્તૃત માહિતી આપી હતી, જેમાં શહેર ભાજપ અધ્યક્ષ, મેયર, ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। सबको नमस्कार। मंच पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी, मेयर जी, बाकी सभी मान्यवर और उपस्थित पत्रकार भाइयों, बहनों और दोस्तों, कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल जी गांधी का भाषण पूरे देश ने सुना। नेता प्रतिपक्ष के नाते संसद के नियमों का पालन करते हुए संसद में भाषण कई मान्यवर विपक्ष नेताओं के आज तक देश ने सुने, लेकिन कल देश की जनता को उत्साह तो दिखा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के भाषण में जो स्टफ होना चाहिए, जो नियमों का पालन करते हुए वक्तव्य करना चाहिए, और देश की संसद जिसको पूरा दुनिया की नजरों में देखा जाता है, वहां पर नुक्कड़ जैसा भाषण ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। पब्लिक मीटिंग में इस प्रकार के भाषण सुनने की आदत लोगों को होती है, लेकिन संसद ये कोई नुक्कड़ या चौराहा नहीं जहां पर पॉलिटिकल वक्तव्य ज्यादा और विषय का स्टफ जो होना चाहिए, जो आंकड़ेवारी होनी चाहिए, जो फिगर्स होने चाहिए, वो कल कहीं भी नहीं दिखे। मतलब चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए देश की सुरक्षा में जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा, ऐसे डोवाल साहब का नाम भी लाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने उद्योगपतियों का नाम लाया, हम समझ सकते हैं, हालांकि उनके घर के शादी में सब पहुंचे थे और राहुल बाबा विदेश में थे इसलिए नहीं आए थे, लेकिन 2013-14 में हम देखें तो उसमें खर्चा जो हो रहा था उसे कई गुना ज्यादा अभी एनडीए सरकार के द्वारा किया जाएगा। अभी वो 26,000 तक हमने बढ़ा दिया है, जो पहले 20 तक था। फिर उसकी स्कीम्स लाई है, सिर्फ पैसा न करते हुए अलग अलग योजनाओं के द्वारा महिला विकास के लिए काम कैसे किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में घर अगर प्रधानमंत्री आवास से मिलता है तो वो उस घर के जो महिला है उसके नाम पर होता है। लगभग 3 लाख करोड़ महिलाओं को ये एलोकेशन इस स्कीम्स के द्वारा होने वाले हैं। 83 लाख स्वयं सहायता गट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देना और उनके द्वारा एक बड़ी इकोनॉमी रोल करने का प्रयास
हो रहा है, जिसमें लखपति दीदी बनाने का एक काम इस बजट के द्वारा हमने सोचा है। आयुष्मान भारत के द्वारा 5 लाख तक का इलाज मुफ्त वाली जो योजना है, ये 70 साल के ऊपर वालों के लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो महिला दीदी है, उनको इसके द्वारा लाभ मिलने वाला है। और स्पेशली महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स की एक योजना इस बार पहली बार लॉन्च हुई है, और वो सरकार की ओर से 9 से 14 उम्र की युवतियों को ये वैक्सीन मुफ्त में सरकार के द्वारा जाएगी। फिर हाउसिंग अफेयर्स के बारे में 10,000 करोड़ कांग्रेस कार्यकाल में खर्चा होता था। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, कल जिस प्रकार आदरणीय विपक्ष के नेता ने मिडिल क्लास की हंसी उड़ाई कि मोदी जी के कहने पे जिन्होंने थालियां बजाई, जिन्होंने लाइट जलाए, अगर कोई व्यक्ति अपना समर्थन किसी काम के लिए देश के प्रधानमंत्री को देता है, वो कोई प्रधानमंत्री बीजेपी का नहीं होता, तो उसके ऐसी मजाक कोई नेता कभी करता नहीं है। लेकिन वो कल दुर्भाग्य से हमने संसद में देखा। असली मजाक तो कांग्रेस ने उड़ाया था। जिस अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग में मिडिल क्लास रहता है, आपने 10,000 करोड़ खर्च किए थे। अब मोदी जी की एनडीए गवर्नमेंट 82,576 करोड़ खर्च कर रही है। तो राहुल जी मजाक आप उड़ा रहे थे और मोदी जी सहायता कर रहे हैं। के बारे में चिदम्बरम साहब का भी वक्तव्य था कि मिडिल क्लास ईट्स एक्सपेंसिव आइसक्रीम एंड देन क्रीज अबाउट आइसक्रीम। इस प्रकार का वक्तव्य पार्लियामेंट में उन्होंने किया था। और आज जब मिडिल क्लास एनडीए के साथ है और उसको हम झूठी बातों के द्वारा फंसा नहीं सकते और अपने पास नहीं ला सकते हैं, इसलिए इस प्रकार उनका मजाक उड़ाने का काम दुर्भाग्य से संसद में नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, ये बहुत स्पष्ट रूप में बताती है कि क्या वास्तव है और क्या झूठ फैलाया जा रहा है। जैसे मोदी जी के गवर्नमेंट में 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को घर आने वाले दिनों में दिया जाएगा, या फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त दी जाएगी। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी, ये स्पेशली मिडिल क्लास के लिए इस बजट में प्लान की गई है, जिसके अलग कानून भी बनेंगे। मिडिल क्लास जिस प्रकार कम्यूटिंग करता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करना, इंफ्रा की व्यवस्था करने के साथ साथ 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट करना और उनका यात्रा जो है वो ज़्यादा सुखकारक कैसे हो, इसके बारे में भी सोचा गया है। इसके इंफ्रा के बारे में कांग्रेस के कार्यकाल में खर्च कितना होता था, तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में कांग्रेस के कार्यकाल में 13-14 का अगर एक साल का लिया जाए तो 25,859 करोड़ खर्च हुआ। इस बार कितना खर्च होगा? 2,78,000 करोड़ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज पे खर्च होगा। रेलवे में 28,174 करोड़ उस साल खर्च हुआ, तो इस साल 2,55,393 करोड़ खर्च होगा, जिसमें सूरत का रेलवे स्टेशन भी एक बढ़िया तरीके का आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। स्टील में 112 करोड़, तो अभी 325 करोड़, बिजली में 10,000 करोड़, तो अभी 20,000 करोड़। ये सब फिगर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट कैसे करना, और जो विकसित भारत का अपना सपना है
उसको कैसे हम सफल कर सकते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ये अपने कदम उठाते हुए हमने देखा है। ऐसी कई बातें का जिक्र और कर सकता हूँ, स्पेशली नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम जो बनेगा दिल्ली मुंबई, उसमें जिन बड़े शहरों को लाभ होगा उसमें सूरत का सबसे बड़ा लाभ होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क भी स्वाभाविकता उसके आधार पर बनेगा, यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और एमएसएमई सेक्टर में भी गुजरात के बजट में भी काफ़ी बढ़त मिली है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी उसको काफ़ी बल दिया गया है। मुफ्त बिजली योजना के बारे में भी ऐसी ही बात है गुजरात के बारे में। जैसे गुजरात के अलग अलग फिगर्स जो आपने पहले दिए होंगे, इसलिए मैं उसका कोई बहुत जिक्र कर नहीं रहा हूँ। लेकिन ये जो बजट रहा, ये बजट विकसित भारत की कल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कर रही है, उसका सबसे पहला कदम इस बजट के द्वारा है। और हमारी अपेक्षा ये है कि ये बजट पेश होने के बाद संसद में जो चर्चा होगी, उस चर्चा में अगर कोई सीरियस अच्छे सजेशंस आए हैं तो उसको आज स्वीकार भी किया जाएगा। कुछ चीज़ें राजनीति से परे होकर देश के विकास के लिए, देश की जनता के हित के बारे में सोचना चाहिए। वो सोचने की मैच्योरिटी विपक्ष के नेताओं में आए, यही मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और आपको अगर कुछ पूछना है या सुझाव देना है तो इसके लिए कोई भी ये कहा कि चक्रव्यूह का जिक्र करते समय पॉलिटिकल भाषण में ऐसे कुछ उदाहरण आना स्वाभाविक भी होता है, लेकिन उसमें डोवाल साहब का नाम लाना, जिनके कारण कई अपने अपनी गर्दन सम्मान से ऊंची हो, हमें अभिमान लगे। ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुए, देश की सुरक्षा के बारे में जो अग्रणी रहे, ऐसे डोवाल साहब को राजनीति में घसीटना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। साथ ही यह कहता हूं कि जिन्होंने डिफेंस के बोफर्स में पैसा खाया, उनसे मैं डिफेंस के अपने मान्यवरों के सम्मान की अपेक्षा करना शायद गलत बात है।